हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गए हैं। बीआरएम की बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है और जल्द से जल्द हमको ये सीरीज कंप्लीट भी करनी है और ये क्वेश्चन खत्म भी करने हैं। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइनिंग साइज ऑफ द सैंपल एंड इट्स कंस्ट्रेंट, और इसके साथ टाइप्स ऑफ एरर भी था जो मैंने ऑलरेडी पहले पार्ट में आपको बता चुका हूं, इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। टाइप्स ऑफ एरर बार बार आया है, इसलिए उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, अभी 11वां क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद अपन इस क्वेश्चन की डिटेल पे चलेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइज ऑफ सैंपल कैसे डिसाइड करना है। जो 5000 में से 500 लिया था ना, एक ही एग्जाम्पल है, देखो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 5000 में से 500 लिया था, तो अभी तो इससे पहले अपन ने क्वेश्चन में देखे कि 500 विड्रॉल के प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स कौन सी है, लेकिन ये 500 डिसाइड करने के कौन कौन से मेथड है, मीन्स के कौन कौन सी थिंग्स हमको रिमेंबर रखनी पड़ती है जिससे हम ये 500 लोगों को डिसाइड कर सकें। मीन्स के 500 करना है कि 400 होने चाहिए कि 550 होने चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन ये पूछता है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइनिंग साइज ऑफ द सैंपल, यानी सैंपल की साइज बताने की बताइए। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रिप्रेजेंट करता हो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला, वो ऑलरेडी एक क्वेश्चन हो चुका है ना, तो उसको भी दिमाग में याद रखिएगा। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों मिलके भी कितनी बार एग्जाम में मैंने देखे हैं। एकदम से अंदर आत्मा से बोली कि ये दोनों क्वेश्चन एकदम बार बार साथ में है। कौन से, आइडियल सैंपल कैसा होता है वो याद है ना, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इसके अलावा इंक्लूजन एक्सक्लूजन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्वांटिटेबल होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर भी थी। ठीक है, तो अब इसके अंदर आ जाते हैं अपन। डिटरमिनिंग क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं साइज ऑफ द सैंपल। सबसे पहला पावर एनालिसिस। अब ये पावर एनालिसिस क्या है, सर ताकत नहीं, ये अल्फा बीटा वाले पावर है। ये बेसिकली न्यूमेरिक बेस से हम ये सॉल्व किया जाता है। ये बेसिकली रिसर्च मेथडोलॉजी का टॉपिक है। यहाँ पर इसको केवल आपको इतना याद रखना है, पावर एनालिसिस, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन जो वैल्यू डिटरमाइन होती है उसको हम साइज ऑफ द सैंपल में कैलकुलेट करते हैं और इसके अंदर हम बीटा और अल्फा की पावर यूज करते हैं। ठीक है, केवल सेकंड रूल ऑफ थंब, यानी रूल ऑफ थंब का मतलब कि जो पुराने समय से चला आ रहा है कि भैया इतने सैंपल पे 20% तो आपको सैंपल लेना होगा, जो पॉपुलेशन है 30% जो सैंपल लेना होगा। ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इसलिए ऐसा कोई रूल ऑफ थंब हर इंडस्ट्री में चेंज होता है। जैसे कि फैशन में इंडस्ट्री में रूल ऑफ थंब अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग होगा। तो रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ओल्डेस्ट डेटा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, प्रीवियस रिसर्च के अकॉर्डिंग, यानी इसके सिमिलर किसी ने रसगुल्ले की जगह अगर गुलाब जामुन पे स्टडी करी थी तो उसने कितना सैंपल साइज लिया था, वो हम भी सैंपल साइज ले सकते हैं। तो प्रीवियस रिसर्च के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। प्रैक्टिकल कंसीडरेशन, यानी कि इतना पॉसिबल भी होना चाहिए। अगर मैं 500 लोग बोलता हूं तो ये पॉसिबल है, और उसके अंदर भी हमारा ड्यूरेशन चेक करना होता है कि हमको कितने ड्यूरेशन में स्टडी करनी है। तो प्रैक्टिकल कंसीडरेशन विद द इथिकल, और इसके साथ हमको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना होता है ना। प्रैक्टिकल कंसीडरेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी, सबसे पहला तो पावर एनालिसिस करेंगे, फिर रूल ऑफ थंब, प्रीवियस डेटा के बारे में बात करेंगे, या प्रैक्टिकल कंसीडरेशन करके देख लेंगे कि भाई सैंपल इस तरीके से लिया जा सकता है कि नहीं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। वो सैंपल कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स के रिलायबल और वैलिड होना चाहिए। मीन्स कि हम बोल रहे हैं 5000 लोगों के एनालिसिस करने पे हमने 50 लोग ले लिए, तो इट्स नॉट एज मच एज गुड इक्वल टू 500। तो 500 के इक्वल नहीं है, 10% भी नहीं है, तो वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ऐसा एक नॉर्मल बंदा भी जज कर सकता है। तो इसके अंदर नॉर्मल बंदा यानी कि जो नॉन रिसर्चर है, यहाँ पर रिसर्चर और नॉन रिसर्चर को स्पेशल बंदा बोला है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल, अब ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब होता है डेटा ऑफ एक्यूरेसी, मतलब कि कितना % आपका डेटा और रिसर्च जो है वो एक्यूरेट है। तो कॉन्फिडेंस लेवल वैसे +5% और 1%, दो ही कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं। एक +5% का होता है, +-5% और +-1%। तो अगर 1% का लेंगे तो ज़्यादा बड़ा डेटा की जरूरत होगी, और 5% एक्यूरेसी का लेंगे तो कम, यानी कि -5% तक भी गलत रिजल्ट आ सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ 105, अब इसको 105 नहीं समझ के अपन ऐसा समझिए 110 समझ लेते हैं। तो 110, और इसमें अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में 5% बोलता हूँ, है ना, 5% प्लस माइनस, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट कहाँ से है, हमारा रिजल्ट 105 से लेकर 115 तक के बीच की रेंज में ही है। ये हमने रेंज दे दी। क्लियर हुआ। अगर मैं इसको 1% बोल देता,
अगर मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 1% होता, ठीक है, कितने परसेंट, 1% होता है यहाँ पर, तो इसकी रेंज कितनी होती, 109 से लेके 111 तक, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती, यहाँ पे कम डेटा की ज़रूरत होती, यहाँ पर थोड़ा कम सैंपल भी चल जाता, यहाँ पे मेरे को ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत होती, ज़्यादा मोर एक्यूरेट डेटा की ज़रूरत होती। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी डिसाइड करता है। इसके अलावा डेटा एनालिसिस का प्लान क्या है, मैं कैसा डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चनर बेस कर रहा हूँ, मैं रैंडम सैम्पलिंग कर रहा हूँ, मैं सर्वे मेथड यूज़ कर रहा हूँ, और डेटा कलेक्शन का भी प्लान इसमें चेक करना होता है। रैंडम कर रहे हैं, कन्वीनियंस कर रहे हैं। अब मान लेते हैं मैंने वो स्पेशल डिसीज़ की आपसे बात करी थी कि 10 लाख में से कुछ 10 जनों को वो डिसीज़ है। अब वो 10 जनों को वो डिसीज़ है, उनमें से आपके पास 3 ही बंदे मिले या एक ही बंदा मिला, तो भी आप वो 10 लाख लोगों के बारे में अनुमान लगा पा रहे हैं उन 3 बंदों से भी। वहाँ पर ये सारे के सारे रियल पावर एनालिसिस, प्रीवियस रिसर्च नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी कौन सी स्नोबॉल सैम्पलिंग का मेथड चल रहा है। तो यहाँ पर डेटा एनालिसिस का प्लान आपको समझ में आ गया, और कौन सी सैम्पलिंग आपने यूज़ करी है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग भी वही पॉइंट है। और डेटा एनालिसिस यानी कि क्वेश्चनर हो गया, फीडबैक सर्वे हो गया, या आप कह सकते हो पर्सनल इंटरव्यू हो गया, केस स्टडी हो गया, प्राइमरी रिसर्च है, सेकेंडरी रिसर्च है, किस बेस पे आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो अगर सैंपल के बात करी जाए कि सैंपल किन किन चीज़ों से डिटरमाइन होगा, तो सबसे पहला पावर एनालिसिस किया जाएगा। दूसरे बार अपन देखेंगे कि कौन सा डेटा अपन को, कौन से डेटा एनालिसिस का क्या प्लान है। तीसरा अपनी टेक्निक कौन सी है कनेक्शन करने की, कलेक्ट करने की। इसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। इसके अलावा अगर अपन चेक करते हैं तो उसका प्रीवियस रिसर्च में क्या किया हुआ है। एक हमारा रूल ऑफ थंब रहता है, और एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन भी हम लेते हैं कि इतने बजट और इतने टाइम में ये काम किया जा सकता है। 7-8 पॉइंट है, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। मैं इसलिए इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पिच करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार अलग अलग नाम से आ जाते हैं और जुड़ के आ जाते हैं। मतलब अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सैंपल है, डिस्क्राइब द आइडियल सैंपल, डिस्क्राइब द आइडियल सैंपल कैरेक्टरिस्टिक विद द डिटर्मिनेंट्स, विद द डिटर्मिनेंट, यानी कि वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिल गया। जब ये मिल गया तो आंसर बहुत मस्त जितना बड़ा होता है। इसमें टाइम का भी बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट भी एक क्रूशल क्री होती है। बीआरएम का पेपर बहुत से बच्चों का मिस होता है, छूट जाता है एंड में, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। जय हिंद।